हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जुलाई 2023 की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। 20 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम आयोजित होगी और इस बार ये एग्ज़ाम वापस फिर से ऑफलाइन मोड से पेन और पेपर से आयोजित की जाएगी। तो इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2022 एग्ज़ाम के जो 7 फरवरी 2022 को आयोजित पेपर हुआ था, पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए होता है, उसके सीडीपी के 30 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं कि सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना और धागे में मोती पिरोना। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका हमें राइट आंसर देखना है। तो जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है वो होता है धागे में मोती पिरोना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास। फिर ऑप्शन दे रखे हैं कि सिर से पांव की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो जो इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है शीर्षगामी सिद्धांत। ये होता है सिर से पांव की ओर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है कि जो हमारा विकास है वो सिर से पांव की ओर बढ़ता है और ये हमारा शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है कि समाज बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है और द्वितीयक संस्था है, यानी बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक संस्था के बारे में बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, और दूसरा जनसंचार माध्यम, फिर इसके अलावा देखिए मुद्रित माध्यम है, धार्मिक संगठन, और विद्यालय, परिवार और कानून और समाचार पत्र है। यानी दो दो के जोड़े दे रखे हैं, पहला प्राथमिक संस्था और दूसरा द्वितीयक संस्था देखनी है। तो जो हमारी प्राथमिक संस्था आती है उसके अंदर हमारा परिवार आता है और हमारे आस पड़ोस भी आता है और खेल कूद का जो स्थान होता है वो सब प्राथमिक संस्थाओं में आते हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला ऑप्शन है उसमें दे रखा है एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, ये प्राथमिक संस्था हो जाएगी। बाकी दूसरे इसमें जनसंचार का माध्यम, ये हमारा द्वितीयक संस्था में आता है। सेकंड ऑप्शन देखिए मुद्रित माध्यम और धार्मिक संगठन, तो मुद्रित माध्यम द्वितीयक संस्था में आता है। इधर जो दूसरा है परिवार वो प्राथमिक संस्था में आता है और नीचे कानून और समाचार पत्र दोनों के दोनों द्वितीयक संस्था में आते हैं। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 कि एकदम नज़दीकी आस पड़ोस ये हमारा प्राथमिक संस्था हो जाएगी और जनसंचार माध्यम ये हमारा द्वितीयक संस्था हो जाएगी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। यानी जो चिंतन के बारे में बात की जा रही है और चिंतन कैसा हो जाता है वैज्ञानिक। तो जो जीन पियाजे के विकास की 4 अवस्थाएं दे रखी हैं, ऑप्शन में 4 अवस्थाएं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। जो चिंतन स्टार्ट होता है वो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में बात की है चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। तो जो चिंतन हमारा वैज्ञानिक हो जाता है वो हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया। जैविकीय परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, और अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड, और निजी वाक। तो इन चारों में से बताना है कि जीन पियाजे ने किसको महत्व दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैविकीय परिपक्वता। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है कि आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि पूर्व परंपरागत, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत, थर्ड ऑप्शन है उत्तर परंपरागत और फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त परंपरागत। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 6 है उसका आंसर जाएगा कि वह कौन सी अवस्था में होगा, परंपरागत अवस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, परंपरागत अवस्था स्तर पे है। फिर अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में देखें तो जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। यानी कि विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोज रहे हैं और वो अटक चुके हैं, तो सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है कि हम उनकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, गलत उत्तर के लिए दंड देना,
आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना, अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्नों को जटिल बना देना। तो जो यहाँ पे दे रखा है कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, यह भी सही नहीं होगा। गलत उत्तर के लिए उसे दंड देना, यह भी गलत होता है। और अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना, यह भी गलत हो जाएगा। तो सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा हो जाएगा? आंशिक रूप से हल प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना। यानी टीचर थोड़ा बहुत आंशिक रूप से हल प्रस्तुत करेगा, बाकी बच्चे उसके हेल्प से और आगे का हल निकाल लेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? ऑप्शन में व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण और समर्थित अधिगम। यानी समर्थित अधिगम इसको बोलते हैं असिस्टेड लर्निंग। तो जो लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की थी? असिस्टेड लर्निंग की। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि समर्थित अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछे। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसके ऑप्शन में देखें, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत के रूप में मानती है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, पाठ्यपुस्तकें को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। असीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया, बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। यानी असीमा के आंसर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो उसने बुद्धि के 8 प्रकार दिए थे उनमें से कौन से प्रकार की बुद्धि है ये बताना इसमें। तो असीमा के पास कौन सी क्षमता है कि दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेना। तो इस प्रकार की बुद्धि किस प्रकार कौन सी होती है? वो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतवादी, संगीत, तार्किक, गणितीय। तो जो असीमा की जो बुद्धि का प्रकार होगा वो होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कथन दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है। कथन देखेंगे, कथन में है अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। तर्क में दे रखा है कि अधिगम विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे कथन और तर्क एक दूसरे से संबंधित भी नहीं है। और बाकी देखें कथन को, तो अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। तो यह बात एकदम सही है। और तर्क है कि अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। तो यह गलत है, स्वतंत्र नहीं होता, आश्रित होते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 11 है, उसके अंदर कथन ए तो सही है और तर्क आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत में और नृत्य में अच्छी होती है। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर साम्यता, जेंडर समतुल्यता। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रूढ़िवादिता है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 13 है कि विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यानी कि उसके अधिगम आवश्यकताएं कौन कौन सी, इसके लिए उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना चाहिए, ये बताना है हमें। तो विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो उसको करना चाहिए। विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियम कौशल विकसित करनी चाहिए, ये भी उसको करना चाहिए। विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह भी उसको करना चाहिए। अब 4 दे रखा है कि विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण, यानी उसके सामाजिक आधार पर उसको नामीकरण या फिर लेबल और वर्गीकरण करना चाहिए, डिवाइडेशन करना चाहिए। तो यह गलत हो जाएगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो इसका प्रश्न में पूछा कि आपको अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन आ जाएगा, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण और वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। अब वर्गीकरण करना चाहिए, ये उसको नहीं करना है।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। तो प्रश्न नंबर 14 है कि गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों यानी कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। यानी कि गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों या कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। जो तरीका प्रभावशाली नहीं है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन और स्वआकलन। तो गतिविधि के दौरान हम स्वआकलन करेंगे, सहपाठी आकलन भी करेंगे और रचनात्मक भी करेंगे। हम मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन नहीं करेंगे गतिविधि के दौरान। तो प्रभावशाली तरीका ये वाला नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। हमें विद्यार्थियों के अंदर समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने वाले प्रश्न के बारे में बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं। पहला है कि ऑप्शन 1 में 523 को 62 से गुना करो। ऑप्शन 2 है हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना। ऑप्शन 3 है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। अब ये तीनों प्रश्न ही ऐसे कि इनका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी। अब फोर्थ ऑप्शन में देगा कि आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो यह एक समालोचनात्मक चिंतन के रूप में समुन्नत करेगा। तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा कि आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी और विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी। अब इन तीनों में से बताना है कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थी जरूरतों को पूरा करती है। तो यहाँ पे निम्न सामाजिक आर्थिक विद्यार्थी ये भी आएंगे, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी भी आएंगे और विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी भी आएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है। तो यहाँ पे स्वालीनता, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, गतिशीलता, बाध्यता, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए जो चुनौती होती है वो होती है हमारी स्वालीनता या ऑटिज्म। तो प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे यानी ADHD, ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता, अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर और ये होता है ना ADHD, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अध्यापक क्या करना चाहिए। ऑप्शन दे रखा कि एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देने चाहिए, परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना, ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिनमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा कि ऐसे कार्य देने चाहिए जिनमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 18 है इसमें देखें तो एक ही समय पर अनेक कार्य देने चाहिए, तो यह उसके लिए गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है परिवेश में विकर्षण को कम करना चाहिए। तो यदि हम विकर्षण को कम करेंगे तो उसका आकर्षण बढ़ेगा, परिवेश में आकर्षण बढ़ेगा तो उसका ध्यान भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। फिर ऑप्शन 3 में ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिनमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत हो, तो ध्यान की समस्या से पहले से ही है, फिर जरूरत देने से इसको भी गलत हो जाएगा। ऐसे कार्य देने चाहिए जिनमें सहपाठी के निष्क्रिय रूप से सुनना, तो यह भी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता यानी कौन सी हो जाएगी ये, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पे, गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन 1 में देखिए भवन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, बैठने की व्यवस्था में जल्दी बदलाव, भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षा आयोजित करना, ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना जिनमें जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता हो। तो उसमें गतिशीलता की समस्या है तो उसमें ऐसी हमें सुनिश्चित करेंगे, ऐसे समावेशन को सुनिश्चित करेंगे कि भवन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट बनाना। तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भवन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट सुनिश्चित करना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या होते हैं कि ऑप्शन में दे रखे हैं कि नई अवधारणा को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते हैं,
उच्च स्तरीय समस्या का समाधान कौशल रखते हैं। तो यहाँ पे अधिक समय लगाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मेगा विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। अधिगम स्थायित्व कठिनाई व अनुभव भी नहीं करते हैं। उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते, ये भी गलत हो जाएगा। उच्च स्तरीय समस्या समाधान रखते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। तो जो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21 है, तो इसमें हो जाएगा निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थी द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावनाओं का सही मिलान है? तो यहाँ पे उसकी भावनाएं दे रखी है और उसकी स्थिति दे रखी है कि कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थी का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। फिर चिंता दे रखी, चिंता जब सफलता अपेक्षित होती है। आनंद, जब सफलता नहीं मिलती है। और कृतज्ञता, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है, तब उसको बोलते हैं कुंठा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा कुंठा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। राजन एक स्कूल अध्यापक है। इन राजन एक स्कूल अध्यापक है, उसकी बात चल रही है कि अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए है कि विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ करने के लिए विषय सामग्री देनी चाहिए और फिर जो कि तो दोहराने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 3 रहेगा विद्यार्थियों को केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए। और ऑप्शन 4 रहेगा विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विचार विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। तो ये अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करेगा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। सामाजिक रचनावादी परिवेश में खालिस्तान और फिर वापस खालिस्तान के द्वारा परिलक्षित होता है बैठने की स्थिर व्याख्या और मानकीकृत पाठ्यचर्या, अध्यापक केंद्रित शिक्षण प्रविधियां, कंठस्थीकरण पर बल, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रविधियां और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठ्यचर्या और परीक्षा केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रविधियां और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। यानी कि सामाजिक रचनावादी परिवेश, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रविधियां और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश के द्वारा परिलक्षित होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी संस्कृति की मांग करती है जो खालिस्तान को समुन्नत करे। तो यहाँ पे 4 चीज दी है कि ज्ञान के पुनरुत्पादन, जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण, विमर्श चिंतन और चर्चा। 3 में से बताना कि पहले ब्लैंक्स में क्या आएगा और सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न नंबर 25 है इसमें आंसर हो जाएगा विचार विमर्श चिंतन और चर्चा। यानी शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो विमर्श चिंतन और चर्चा को समुन्नत करे। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विमर्श चिंतन और चर्चा, यानी 3rd और 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां कैसी होनी चाहिए बताना है। ऑप्शन में देखिए संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो, विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक हो, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत न करती हो और विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। तो इसका राइट आंसर है संदर्भानुसार हो, जो गतिविधि होनी चाहिए संदर्भानुसार होनी चाहिए और वास्तविक जीवन में यहाँ पे उपयोगी आना चाहिए था। एप्लीकेशंस इंग्लिश के हिसाब से ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, संदर्भानुसार होना चाहिए और जीवन में उपयोगी हो।
आर कॉन्टेक्चुअल एंड हैव रियल लाइफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस यानी उपयोगी, यहाँ पे हिंदी में मिसप्रिंट है अनुपयोगी। अब प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 में कि विद्यार्थी में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थी द्वारा स्वयाकलन और स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट्ट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से डालने के पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रत्यय स्मरण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है हमें। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 27 है उसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर विद्यार्थी द्वारा स्वयं आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन है इसके अंदर 4 दे रखे हैं कि विद्यार्थी में पारस्परिकता का बोध, परीक्षा आधारित शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियां, अवमानित करने के लिए अनुभव, संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। तो चारों में से बताना है कि कौन सा सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है विद्यार्थी में पारस्परिक बोध, ये भी इसको प्रभावित करेगा। और परीक्षा आधारित शिक्षण प्रविधियां, ये नहीं होगा। अवमानित करने का अनुभव, ये भी नहीं होगा। और संसाधन संबद्ध कक्षाई परिवेश, तो ऐसा परिवेश होगा तो यह भी सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29, अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए। त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं कि बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए, तो यह भी एक एप्रोप्रिएट आंसर, उचित आंसर नहीं है। त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। तो यानी उसको पहले त्रुटियों के बारे में विश्लेषण करना चाहिए कि त्रुटि कैसे रही और कहाँ पे रही, और फिर उसके अनुसार मदद देनी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेना, यह भी गलत है। और नकारात्मक पुनर्बलन तो वैसे भी गलत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस सेशन का, इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 30, जो कि इसका लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है। फिर प्रश्न ऑप्शन 1 में है कि कार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रिया समुच्चय और खोजबीन या अन्वेषण का प्रयोग। तो विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन हम खोजबीन या अन्वेषण के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने CDP के 30 प्रश्न किए हैं, जो कि 7 फरवरी 2023 को आयोजित एग्जाम हुई थी, उसके पेपर 2 जो 6 to क्लास 8 के लिए होता है, उसके 30 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी 7 फरवरी को आयोजित हुए पेपर 1 जो कि फर्स्ट से लेके और 5th क्लास के लिए आयोजित किया जाता है, उसके CDP के 30 प्रश्न देखेंगे। और सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।